नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपको स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया गया है। यहां पर कांग्रेस ने अब इस बयान से किनारा कर लिया है। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुबोध कांत सहाय की पीएम मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस को तुरंत ही सफाई देनी पड़ी और इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही विचारधारा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी। जयराम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। हमारा संघर्ष गांधीवादी सिद्धांतों और तरीकों से ही जारी रहेगा। भाजपा हमारी दो चुनी तीन चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया है, और ये लुटेरों की सरकार मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। इतना लंबा कतार है सही। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जौनपुर में पुलिस ने अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ उपद्रव करने वाले अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर युवाओं को भड़काने वालों पर भी कार्रवाई की गई और अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और उनके 21 सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। इनमें से करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी 3 पुलिस के डर से मुंबई, प्रयागराज समेत कई अन्य जगहों पर फरार हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स लगातार जिले भर में चक्रमण कर रही है। इस बीच एएसपी सिटी डॉक्टर संजीव कुमार ने दल बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया और उन्होंने बताया है कि उपद्रव करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। पैदल गश्त ये सिविल लाइन क्षेत्र में भी किया जा रहा है और ये पूरे जौनपुर में हो रहा है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में मेरे द्वारा सिविल लाइन्स में और इसके आगे भी हम लोग यहाँ से निकल के योगिया पुल होते हुए आगे कोतवाली तक जाएंगे। और ये जो आर्मी भर्ती है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि कोई लड़के इस तरह से अगर मिलेंगे तो उनको समझाया बुझाया जाएगा और उनके खिलाफ अगर नहीं मानते तो यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा सड़क सुरक्षा के बारे में भी पैदल गश्त के दौरान हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान में अगर प्रतिष्ठान से अपने अधिक कब्जा किया है नाली पे या सड़क पे तो उनको भी संवाद के द्वारा बताया जा रहा है और यदि उसके बाद भी नहीं मानते तो उनके खिलाफ भी यथोचित कार्रवाई। और राजधानी लखनऊ में जोमेटो के डिलीवरी बॉय के साथ शर्मनाक कृत्य सामने आया है। आरोप है कि जब वो खाने का पैकेट लेकर पहुंचा तो ग्राहक ने पहले उससे जाति पूछी। जाति पूछने के बाद फूड पैकेट लेने से ही इनकार कर दिया गया। ग्राहक पर डिलीवरी बॉय को पीटने और चेहरे पर थूकने का भी आरोप है। पुलिस ने 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। मैं इनके घर 18 तारीख को देर रात को थाना क्षेत्र आशियाना में विनीत कुमार रावत द्वारा एक लिखित तहरीर प्राप्त होती है जिसमें बताया जाता है कि वो जोमेटो में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और वो आज 18 तारीख को एक ऑर्डर लेकर के अजय सिंह जो कि सेक्टर H थाना क्षेत्र आशियाना में रहते हैं उनके यहाँ गए और वहाँ पर अजय सिंह के द्वारा उनका नाम पूछा गया। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज किया, उनके मुँह पर थूका और उसके बाद उनके साथ मारपीट किया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और उसके आधार पर जो भी आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। यहाँ पर आईजी, कमिश्नर, एसपी और डीएम ने रेलवे स्टेशन और रोडवेज की सुरक्षा का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर समेत कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक पत्र आरपीएफ को मिला है। इसी को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। आईजी ने पत्र की जांच किए जाने की बात कही और साथ ही कहा कि हम पत्र की सत्यता की जांच कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह पत्र सही है या फर्जी, इसकी जांच की जा रही है। आज आईजी वाराणसी रेंज, कमिश्नर वाराणसी मंडल के साथ डीएम और एसपी भारी मात्रा में फोर्स के साथ गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। सुरक्षा का इस दौरान जायजा लिया गया है। वीरों के द्वारा ये एक कॉल किया गया है जो गाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने का, और इनका कॉल के द्वारा ये भी बताया गया है बलिया, मऊ और इवन बिहार से भी कुछ लड़कों को यहाँ बुलाया गया है। तो इस सूचना पर जो है हम और कमिश्नर साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब सब लोग मिलकर हम लोग ये गाजीपुर रेलवे स्टेशन का चारों ओर फोर्स लगा दिया गया। और जो है हम जो गाजीपुर जनपद में जैसा गहमर हो गया, कहीं जो है जगह पर सईदपुर में भी, नंदगंज में भी, हर जगह जो है फोर्स लगा दिया गया और अधिकारियों को अलग अलग जगह पर। और रुक करते हैं अगली खबर का। नगर निगम जोन 6 के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल चौक क्षेत्र में नगर निगम टीम द्वारा डॉक्टर के परिजनों के साथ मारपीट की गई। साथ ही साथ इस दौरान उसे लेकर ही नाराज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पीड़ित परिवार प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम की निरीक्षक गुंडागर्दी पर उतारू हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और पीड़िता का कहना है कि उसके 75 वर्षीय पैरों से विकलांग पिता को और कैंसर से पीड़ित मां को अनेक अन्य साथियों ने बुरी तरह से मारा। साथ ही ये भी कहा गया कि उन लोगों पर 307 जैसी गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस भी हमारी ओर से नगर निगम टीम के खिलाफ एफआईआर नहीं लिख रही। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं कि नगर निगम के शीर्ष अधिकारी पुलिस वालों के साथ मिलके घर में वसूली करा रहे थे, और जब इन लोगों ने कहा हमारा टैक्स बाकी नहीं है तो इन लोगों को मारा पैसे के लिए। डॉक्टर को मारा, इनको भी मारा है, इनकी मदर को गिरा दिया। उसके देखिए वीडियो, उनके दांत टूट गए, जो कि कैंसर की पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं। फिर एक कर्मचारी उनकी साड़ी खींच रहा है, वो भी वीडियो है साथ। ये सब दिखाने के बावजूद भी पुलिस ने पीड़ित परिवार पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ही उनको बचाना चाहता है। और हमारी सबसे बड़े दुख की बात है कि जिस समय ये वीडियो चल रहा है, जिस समय मारपीट चल रही थी, उस समय पुलिस का कांस्टेबल भी वहाँ मौजूद था। देखिए, नगर निगम जो अवैध वसूली कर रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ इस तरीके के प्रोसेस होते हैंगे तो एक उनके रूल्स होते हैं, है ना। आप घर जाके किसी के घुस के दिन दहाड़े इस तरीके से एक बुजुर्ग दंपत्ति को मारपीट नहीं कर सकते। जिसके घर में मारपीट हुई है, एक प्रतिष्ठित घर है, एक वो डॉक्टर है, उसका आप बैकग्राउंड देखिए, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। उसने पूरे कोरोना काल सबकी हेल्प करी है। गवर्नर ने उसको अवार्ड दिए हैं, और भी हमारे माननीय सदस्य हैं, उनके द्वारा भी उसको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। उनके घर में घुसकर इस तरीके से अवैध वसूली करके इतनी बुरी तरीके से मारा है। जो मेरे पिताजी हैं वो 80% विकलांग है, उनका विकलांग का सर्टिफिकेट है, उनकी उम्र 75 साल की है, वो दोनों पैरों से खड़े नहीं हो सकते, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। और उसके अलावा हमारी जो माँ है वो एक लीवर कैंसर, जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और शताब्दी में उनका इलाज चल रहा है। उनको उस बुरी तरीके से नगर निगम, वो भी पुरुष के द्वारा मारा जाता है, उनका दुपट्टा खींचा जाता है और उनको दीवार में लड़ाया गया, जिसकी वजह से उनके दांत हिल गए हैं। अब उसका वो कहीं से बन सकते हैं? कैंसर मरीज का कोई ऐसा इलाज नहीं है, ठीक है। उनको इतना मारा गया है, और डॉक्टर साहब ने जब अपना डिफेंस किया, अपने माँ बाप की चीख पुकार सुनी, वो बचाने आए, तो उसने देखिए, ये नगर निगम की तानाशाही की जो की गई है, और जो अवैध रूप से किसी की वसूली करने के ऊपर किसी को मारा गया है, मैं कुछ चीज़ों पर रोशनी डालना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से। देखिए, टैक्स, अगर निगम का जो सैलरी मिलती है वो टैक्स पेयर के पैसे से मिलती है। अगर वो मान लीजिए बैलेंस वाला भी वो टैक्स पेयर है, उनकी मम्मी नगर निगम के में अबेंडेड है, मतलब उनका अटॉचमेंट हुआ है, वो लोग टैक्स पेयर हैं यहाँ हाउस टैक्स की। उनके घर में आप जाते हो और उनको पहले बुजुर्गों को आप मारते हो। डॉक्टर साहब इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद डॉक्टर साहब से उनकी कहासुनी होती है। वो 25-30 लोग बुलाते हैं, उनके घर में निकाल के मारते हैं। वीडियो में जिन 4-5 लोगों के नाम हैं, उनमें एक ऑफिसर हैं फीमेल, अंदलेब जहरा,
जिन्होंने अवैध वसूली का पूरे जॉन 6 में जितने भी पकड़ रहे हैं उनके बहुत शिकायतें जॉन 6 में सुनने को मिल रही हैं। एक सुरेश सोनी करके जो इनको आइडेंटिफाई किया गया है वो, बाकी 2-3 लोग हैं जिनके अभी हम लोग नाम नहीं है, ये जांच का विषय है। सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि जब पुलिस के पास ये सरकार लेके जाई जाती है, पुलिस दोषी को ना पकड़कर जो जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसके ऊपर 307 जैसी संगीन सजाएं लगा देती है। ये देश में ये बताया जा रहा है कि हमारा प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, जिसकी लाठी उसी की बेस हो रही है। प्रशासन ये समझता है कि हम मौलिक अधिकारों का हनन कर देंगे तो ये अब नहीं हो पाएगा। आम आदमी पार्टी हमेशा इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ती आई है और आम आदमी पार्टी ये आज आह्वान कर रही है, अगर दोषी कर्मियों को बर्खास्त नहीं किया गया तो पूरे लखनऊ में ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे और हम लोग आगे होना हुआ तो उसके लिए हम लोग धरने में बैठेंगे, अनशन करना हुआ। और यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा है कि यूपी में भारत बंद का असर नजर नहीं आ रहा। जो लोग छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भड़काने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से युवाओं को इस योजना के बारे में समझाया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को असामाजिक तत्वों और कुछ राजनीतिक लोगों ने उकसाया है, जिसका ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस बीच एडीजी ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल पुलिस के अलावा 141 कंपनी पीएससी और 10 कंपनी सीएफपीएफ के तैनात की गई। अभी तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है और भारत बंद का असर यूपी में नहीं दिख रहा। बता दें कि सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान किया गया था और एडीजी ने यह भी जानकारी दी कि किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। हिंसा करने वालों के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए और बड़े स्तर पर उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। जिन लोगों के द्वारा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली भी की जाएगी। भारत बंद के आह्वान को लेकर वाराणसी में हाई अलर्ट रहा। कमिश्नरेट और जिले की समीक्षाओं को लेकर और जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी की गई और सुबह से ही जनपदों से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। खासतौर से गाजीपुर मार्ग पर कड़ी चौकसी रखी गई। इधर कैंट रेलवे स्टेशन सिटी और बनारस सारनाथ स्टेशन पर पुलिस सुबह से तैनात है। लगातार गश्त की जा रही है और ट्रेनों में चेकिंग के साथ साथ अनाउंस भी किया जा रहा है कि उपद्रव पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को घोषित बंद का असर भी पूरे जनपद में नहीं दिखा। हालांकि एहतियातन जगह जगह पर पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया। सबसे अधिक सुरक्षा के इंतजाम रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड पर किए गए। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है और बताया जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम के विरोध में 4 दिनों पहले ही कुछ युवकों ने शहर में जमकर उत्पात मचाया था। ट्रेनों को तोड़ने और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही साथ रेलवे यार्ड में खड़ी एक ट्रेन और सवारी गाड़ी के डिब्बे में आग लगा दी गई थी। और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो साल 2017 में आजमगढ़ से मेहनगर से विधायक बने गए थे और हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। आज यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है और मेहनगर विधानसभा सीट साल 2017 में समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक कल्पनाथ पासवान को टिकट काटकर सीट सुबसपा को दे दी थी। सुबसपा ने इस सीट से पूजा सरोज को प्रत्याशी बनाया तो वहीं बीजेपी ने मंजू सरोज को प्रत्याशी बनाया, जो पिछला चुनाव सुबसपा के टिकट पर लड़ी थी। बीएसपी ने पंकज कुमार को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने निर्मला भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको ये भी बता दें कि बसपा को छोड़कर महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों ने इस सीट पर महिला प्रत्याशी उतारे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के कल्पनाथ पासवान 5412 वोटों के अंतर से जीते थे और वहीं अब दूसरे नंबर पर रहे एसबीएसपी के मंजू सरोज को करीब 63,625 वोट मिले। आपको बता दें कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अभी धर्मेंद्र यादव अकेले ही यहां जूझ रहे हैं। बीएसपी ने भी इस सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने रामपुर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। हालांकि रामपुर में मोहम्मद आजम खान की पसंद के उम्मीदवार आसिम रजा मैदान में हैं।
बीजेपी ने आजमगढ़ में फिर भोजपुरी गायक दिनेश यादव निरहुआ पर अपना दांव लगाया है, जो कि साल 2019 के आम चुनाव में अखिलेश यादव से 2.5 लाख से भी ज्यादा मतों से हार गए थे। रामपुर में बीजेपी ने घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया और वो आजम खान के करीबी माने जाते थे, पर अब वो आजम को ही चुनौती दे रहे हैं। आजमगढ़ में और रामपुर सीटों पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आ रहा है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज लखनऊ से सड़क मार्ग से प्रस्थान कर शाम को वाराणसी सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने शाम को गंगा आरती में वो सम्मिलित होंगे और साथ ही रात को सर्किट हाउस में आराम करेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह 21 जून की सुबह 6 बजे नमो घाट पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद वो सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष शामिल होंगे। इसी के बाद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनता की समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए जन सुनवाई की जाएगी और दोपहर के बाद वो समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान उनके दौरे पर मंगलवार को ही अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों, कानून व्यवस्थाओं, कल्याणकारी योजनाओं, आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना समेत तमाम योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान तहसील मुख्यालयों को 4 और 2 लेन सड़कों से जोड़ने की योजना और ऐसी तमाम योजनाओं पर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।